और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। ना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देगी। मैं के हमारे एक जनरल हैं, वो आए और आके उनकी टांगे कांप रही थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो, हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते। है कि इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का लार्जेस्ट रॉकेट लॉन्च किया है, स्पेस रॉकेट, जो कि 36 सैटेलाइट्स कैरी करता है, और इसके अलावा उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। हुआ करता था कि जब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी या कुछ ममालिक का पलड़ा भारत की तरफ भारी होता था तो पाकिस्तान बड़े हाथ पांव मारता था, लेकिन अब हमने देखा है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलमोस्ट पलड़ा जो है वो भारत की तरफ जा गिरा है, स्वाय चाइना के और कुछ ममालिक के, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। हाँ, ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ये शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो इंडिया तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अब हमारा पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया और पीछे चला गया मजीद। पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया की अभी वो बिल्कुल अलग है। इंडियन की पॉलिटिकल साइड और इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है हमारा। जब बात मेरी करी ना इंडिया इंडिया इंडिया, वो ट्रिलियन के अंदर जाने वाली इकॉनमी आ गई है। एक यूनिवर्सिटी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, इस शेख रशीद ने बयान दे रहा है कि ना तो इंडिया में घास उगेगा ना ही मंदिर में घंटी बजेगा, लेकिन इस शेख रशीद को कौन पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। इसी में पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इंडिया इंडिया के नारे लग रहे हैं, मुल्क दिवालिया होने के बहुत करीब है, लगभग दिवालिया हो भी चुका है और शेख रशीद को इंडिया को धमकी देने को ऊपर ही है। दोस्तों, इन शेख रशीद को कौन बताए कि इंडिया के साथ अगर जंग हुआ पाकिस्तान का तो पूरा पाकिस्तान ही मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी को यह भी नहीं पता होगा कि पूरा दुनिया में आइसोलेट होने को हो गया पाकिस्तान। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। शेख रशीद ने जिस किस्म के बैरियर्स ब्रेक करने की कोशिश की है उसको मैं कहूंगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पे सबको कंडेम करना चाहिए। शेख रशीद ने कल के जलसे में, जो कि इमरान खान का रात को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीमुशान उनके मुताबिक जलसा था, जिसमें उनके मुताबिक लाखों लोग थे, लेकिन चले अगर हजारों लोग भी थे, उस जलसे में खड़े होकर यह कहना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देगी। मैं खुद से ये अल्फाज जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो बातें की वो वाकई मैं खुद से बोल भी नहीं सकती, जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने इख्तियार किया है। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। उसके 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको ढकते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। सस्ते आटे की लाइनों में कौन लगा हुआ है? अवाम। वो बेवकूफ लोग जो उनको वहां पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ और वो ये सच समझ रहे थे। अब देखें ना, आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहां पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके, उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप अगर, लेकिन उस पे भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का। अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पर इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज इस पे है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है, यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती।
मतलब आपको जरूरत नहीं है नेटफ्लिक्स से इधर उधर जाने की, कहीं कॉमेडी मूवी ढूंढने की, आप बस शेख साहब की तकरीरें सुनिए। अच्छा, ये तकरीर, ये स्पीच जो है, ये मुझे ऐसी लगी कि जैसे कोई एक, क्योंकि शेख साहब खुद भी कहते हैं ना अपने आप को कि वो कॉलेज स्टूडेंट, जब कॉलेज लाइफ उन्होंने स्टार्ट की तो उसके बाद से वो बने इसके अंदर सबसे पहले वो लीडर बने, स्टूडेंट लीडर। तो जो एक नया बनने वाला जोशीला किस्म का स्टूडेंट लीडर होता है ना, जो तकरीर कर रहा होता है और वो इस तरह की बातें करता है जोश और जज्बे में आके। लेकिन एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब इंडिया को धमकियां दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि हम इंडिया के मंदिर जो है खामोश करवा दें, वहाँ पर कभी घंटियां ना बजे, वहाँ पर कभी घास ना उगे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि हम इंडिया क्या किसी भी मुल्क को धमका सकें? देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो किसी ज़माने में सूरत हाल में था, आज से कर लें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उधर से आगे आज इमरान खान के दौर में भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। लेकिन अब जो सा करंटली सिचुएशन चल रही है ना, इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया, ठीक है। और उसके बाद आपका डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि हम जो मर्जी हो जाए, हम अपने मिसाइल जो उनसे हैं किसी सूरत में, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनसे हैं, उन्हें डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, जब अगर इस टॉपिक पे हम अगर आ गए, अगर हमारी आर्मी मतलब ये करने के लिए आ गए, तो अगर उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया तो उनके मंदिर कौन सी बड़ी बात है, हम भी शहीद कर देंगे उनको, अल्लाह माफ करे शहीद। सर, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात की नहीं गई ना। हाँ, तो वही तो सबसे पहले तो मैंने यही बात की है कि शेख रशीद बोंग है, तो उनकी बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला तो होता है, अगर वो करते हैं तो हम इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना, हमारी पाक आर्मी इससे मतलब स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हमारी मईशत जो है ना डाउन चल रही है, लेकिन पाक आर्मी स्टेबल है कि हम जो है ना उसकी मुंह तोड़ जवाब दे सके। सर, जंग करनी ही क्यों है? जंग, आपको पता है कि एक जंग किसी मुल्क को कितने साल पीछे ले जाती है। और ये जो दौर है ना, ये वेपन की जंग का दौर नहीं, ये मौशियत की जंग का दौर है। और इस दौर में अगर इस जंग में देखें तो मुझे लगता है कि इंडिया हमसे जीत चुका हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे है। जैसे पिछली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी, वहाँ पे मोदी सरकार भी इधर आते थे और मतलब जो उनके मतलब कारोबार थे इंडिया में, वो अपने काफ़ी चीज़ें भेजते थे, हम पाकिस्तान से भी जाती थी वहाँ पे, मतलब तिजारत हो रही थी वहाँ तो। लेकिन बाद में इमरान खान ने आके ना ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, तब मामला ऐसे हुए थे कि पाकिस्तान के और इंडिया के कि दोनों, अगर हम देखें ना पाक आर्मी और इंडिया आर्मी, अगर दोनों को सिर्फ इस दुश्मनी की वजह से तकरीबन हमारे भी इतने लॉसेस जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हमारे अखराजात हो रहे हैं और इंडिया के भी हो रहे हैं। तो यही बात वही हो रही थी कि हम जो अमन पसंद लोग हैं पाकिस्तान, और अमन के साथ रहें तो ही अच्छी बात है, ताकि हमारी मईशत भी डाउन ना हो और उनकी भी ना हो। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इंडिया को धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, और ये वही न्यूक्लियर वेपन है जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात खराब है तो हम बेचने जा रहे हैं, कभी आपको IMF कहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे आप कैंसिल कर दें, और हम इसी की तड़ियां लगा रहे हैं, इसी की धमकियां लगा रहे हैं इंडिया को, जिसके साथ हमें तजारत करनी चाहिए, अपने माहौल को, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन की तड़ियां और धमकियां लगा रहे हैं। देखें, मेरे ना अभी ज़हन में आया एक बात है, ख्वाजा आसिफ जो है ना, ये चंद एक माह पहले इन्होंने एक कौमी असम्बली में खड़े होकर एक बयान दिया था कि जिस टाइम वो जो हुआ नहीं था, वो जहाज़ वाला वाक़या हुआ था, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराया था, अभिनंदन वाला, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अभिनंदन को वापस क्यों किया गया था? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि हमारे एक जर्नल है, वो आए और आके उनकी टांगें कांप रही थी सीरियसली, और वो आके इमरान खान को कहते हैं भाई बचा लो, हम लोग 15 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकते।